कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग कल की क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, आज उससे आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कल हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इससे आगे की बात करेंगे फर्दर इस चैप्टर में। और ये चैप्टर है क्लास टेंथ का चैप्टर है ये। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो सर बच्चों, इसमें जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखो, जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई एक मेटलिक वायर ले लेते हैं। मेटलिक वायर ही क्यों लेना है? क्योंकि मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो सकता है ना बच्चों। तो देखो, अगर मैंने जैसे मान के चलो, ये कोई एक मैंने क्या लिया हुआ है, ये मैंने एक मेटेलिक वायर लिया हुआ है। ठीक है ना? ये, और जिसमें मैंने यहाँ पे क्या शो कराया है कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर रहे हैं, अंदर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं इसके किसी एक कोई एक इसमें एरिया कंसिडर करूं, मान लो कि मैंने ये एरिया इसमें कंसिडर कर लिया, और अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ये जो चार्ज है, चार्ज के फ्लो होने की रेट क्या है यहाँ पर, या हम ये कह लें कि इस पॉइंट ए, इसको ए नाम दे दें, इसको नाम बी दे दें, तो या हम ये कह लें कि यहाँ ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक कितने इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर सेकंड में फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला मैंने? कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट। ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी वैसे ही लिखी हुई है। ठीक है ना? तो देखो, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through the particular area of wire per unit time, या हम इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो बढ़ते हम आगे। अच्छा, अगर हम इस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसका फॉर्मूला निकालें, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम बेसिकली चार्ज की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल टू क्यू, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम टी। क्लियर है बात? तो जो ये इसका इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें यहाँ से क्यू की, तो यहाँ से क्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है? चार्ज है ना? तो यहाँ से चार्ज का एक फॉर्मूला और बन जाता है। क्या? कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा? यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू आई इंटू टी बन जाएगा। क्लियर है बात? अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप की क्वांटिटी होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना बच्चों? कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। और मैं तो ये कहूँगा, इस चैप्टर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी हमें, वो सारी की सारी क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी, है ना? टेंथ में केवल। ठीक है ना? अब अगर हम थोड़ी सी आगे और बात करें, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी एसआई यूनिट हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे एसआई यूनिट पता करने के लिए ये जो भी टर्म्स आए हैं इसके फॉर्मूले में, उन सब की एसआई यूनिट रख दो, आपको इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट मिल जाएगी। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे क्यू आया ना, क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसका क्या हो गई? एक एसआई यूनिट होगी। तो और इसी कूलम पर सेकंड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एम्पियर। यहाँ से हम इस एम्पियर की डेफिनेशन देंगे। ठीक है ना? किसकी डेफिनेशन देंगे? एम्पियर की। ठीक है बच्चों? तो एम्पियर की डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर हम एम्पियर की डेफिनेशन की बात करें, तो बच्चों क्या होगा?
जैसे हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये क्यू क्या था, क्योंकि ऐसा यूनिट कूलम और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। तो अगर मुझे एम्पियर की डेफिनेशन देनी है, यानी कि ए की डेफिनेशन देनी है, तो मैं क्या करूँगा, सी अपॉन एस, इन सब के सामने अपनी तरफ से एक क्या लगा लूँगा, 1, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, एक एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट है वो तब कहा जाता है कि जब किसी वायर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा हो। समझ में आई बात? कैसे कहेंगे, 1 एम्पियर का करंट तब कहा जाता है, तब बोला जाता है जब 1 कूलम का चार्ज किसी वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 सेकंड में फ्लो हो रहा हो। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैंने वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, लिखा है ना, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। क्लियर है बात? आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एम्पियर की कुछ छोटी यूनिट यूनिट भी होती हैं जो कई बार हमें सवालों में देखने के लिए मिल जाती हैं। वैसे इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है, ठीक है ना, करंट की। तो करंट की कुछ छोटी यूनिट भी है, तो जैसे कि एक क्या है, अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो इसको हम 10⁻³ मिली एम्पियर बोल सकते हैं, है ना। माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10⁻6 माइक्रो एम्पियर बोल सकते हैं। अगर इसको हम उल्टा इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10⁻³ ठीक है ना। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात ये आती है कि करंट की जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से की जाती है ना। तो करंट की मेजरमेंट की जाती है किसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमीटर, ठीक है ना। अब जो अमीटर होता है वो किसी भी वायर के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाता है ना। तो बेटा ध्यान रखना, अमीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। ये चीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है और पैरेलल क्या होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि जो अमीटर होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में कि अगर हमें अमीटर को ऐड करना है किसी वायर से, तो अमीटर में जो अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो अमीटर की हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होनी चाहिए, जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है ना, इसमें दिखाया हुआ है, इस तरफ से एंटर होनी चाहिए, और निगेटिव टर्मिनल से क्या होनी चाहिए, लीव होनी चाहिए। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट एंटर्स द अमीटर थ्रू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव्स फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो ये अमीटर जो होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी भी बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। लो रेजिस्टेंस, फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर फ्लो करता है ना, किधर से किधर फ्लो करता है, तो हम इसमें बात करते हैं। तो देखो अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर हम किसी भी वायर को नॉर्मली कंडीशन पे लेते हैं, ऐसे ही बिना इसमें कुछ कनेक्ट किए हुए, तो नॉर्मली हमने एक कंडक्टर ले लिया। तो जब भी कोई कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो तो हमेशा ही होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो इसके अंदर फ्लो होने वाले जो चार्ज हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होती है बच्चों, रैंडम डायरेक्शन होती है। और यही कारण होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम किसी कंडक्टर को छूते हैं तो उसमें करंट नहीं लगता है हमको, वो चीज़ हमको फील नहीं होती है ना, क्योंकि उसमें करंट के चलने के लिए ना इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन निश्चित होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इनके पास होनी चाहिए। बट फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसलिए इनको छूने से हमें कोई झटका वगैरह नहीं लगता है ना। लेकिन
अगर हम इससे जैसे ही बैटरी वगैरह कनेक्ट कर देते, देखो मैंने यहाँ इस फिगर में बैटरी वगैरह कनेक्ट करके दिखाई हुई है, तो जैसे ही अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है बच्चों कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब किधर फ्लो होने लगते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो सारे के सारे चार्ज क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भगने लगते हैं, है ना। लेकिन ये अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो डायरेक्शन होगी निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये खुद निगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रहे हैं, भग रहे हैं। बेटा इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, जिधर माइनस का सिंबल लगा होता है उसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो क्या होती है, जिधर निगेटिव चार्जेस चल रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया हुआ भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, है ना। करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम करंट की डायरेक्शन कैसे बोल सकते हैं कन्वेंशनली, कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, या हम ये कह सकते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसे होगी, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन conventionally the direction of current is taken as the opposite to the direction of फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों, यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हमको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, क्या चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, है ना। हाउ टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो किसी भी वायर के अंदर अगर हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, तो उस वायर के अंदर हम उस वायर के दोनों पॉइंट्स पर, दोनों एंड्स पर कहेंगे, है ना, दोनों एंड्स के बीच में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, है ना। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कैसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो दोनों टर्मिनल के बीच में एक सेल या बैटरी कह सकते हैं या डायनमो कह सकते हैं, ठीक है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट में से कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट या सारे इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन करके हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए किसी भी वायर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों सिरों के बीच में, उसके दोनों एंड्स के बीच में हम क्या कर देंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल या बैटरी से, है ना। किससे क्रिएट होता है, सेल या बैटरी से, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं, तो आप लोग इन सिंबल्स को देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुछ मेन में नहीं है आपको, फ्यूज़ है, ये भी ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अच्छा, ये ओपन स्विच, और ओपन स्विच का भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और भी कुछ सिंबल है, और भी कुछ सिंबल है हमारे पास, है ना। तो देखिए बच्चों,
ये हमारे पास एक ये जो सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का सिंबल है, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, ठीक है ना बच्चा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में कर लीजिएगा, ठीक है। एक अमीटर का और होगा, ठीक है, ये अमीटर का सिंबल और है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं जो हमें सर्किट डायग्राम में काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक पाथ है ना। क्या है बेसिकली, एक पाथ है। और कैसा पाथ है, क्लोज और कंटिन्यूस पाथ। कैसा पाथ है, क्लोज और कंटिन्यूस, है ना, एंड कंटिन्यूस। अच्छा, किसका पाथ है भाई, रास्ता तो है लेकिन किसी का तो रास्ता होगा ही, है ना। किसका रास्ता है भाई, ये वो रास्ता है जिसपे करंट क्या होता है, करंट क्या होता है बेसिकली, करंट इसमें फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो होता है ना। क्या होता है, फ्लो। बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक सर्किट बनाया हुआ है, देखिए आप, देखो बेसिकली एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, ठीक है। बट ये पाथ कैसा होना चाहिए, ये पाथ क्लोज होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है। अच्छा, इसमें बहुत सारे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो अभी हमने सिंबल्स यूज किए ना, बताए थे, वो सारे सिंबल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके सूटेबल हो उस तरीके का आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, उन सारे जो सिंबल्स हैं उन सभी में से कोई भी, जिसमें जैसी भी ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, आई होप समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा डायग्राम होता है जो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को शो करता है ना, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और है ना, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, कहता है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो हमारे पास यहाँ तक दो वैल्यूज़ हैं, एक तो करंट की वैल्यू है और एक टाइम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, टाइम की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आई की वैल्यू हमको गिवन है और टी की वैल्यू भी हमको गिवन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसने हमसे क्यू की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, क्यू की वैल्यू पूछी है ना। किसकी वैल्यू पूछी है, क्यू की, थ्रू द सर्किट। ठीक है, करते हैं, कैसे करेंगे, देखो अभी अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था। देखो जो चीज़ गिवन थी वो हमने लिख ली है, करंट की वैल्यू हमको गिवन थी, टाइम की वैल्यू गिवन थी। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि जो भी हमको वैल्यूज़ गिवन है, क्या उनकी जो उनके साथ जो उनकी एसआई यूनिट है वो सभी सेम है, सभी एसआई हैं या सभी सीजीएस है। पहले तो आप वही चेक करेंगे। देखो एम्पियर होती है एसआई यूनिट, बिल्कुल सही है। ये क्या है, 10 मिनट, मिनट यहाँ पर टाइम के लिए यूज किया गया है, लेकिन टाइम की तो एसआई यूनिट सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो ये भूल मत करना, अगर ये मिनट में है तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई 60 से किया है तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। 600 सेकंड आ गई। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या फॉर्मूला था आई का, आई का फॉर्मूला था क्यू अपॉन टी। हमसे क्यू की वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी का मल्टीप्लाई आई से कर देंगे, है ना। यहाँ से क्यू का एक और फॉर्मूला निकल कर आया था, तो क्या बन गया था, क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है ना। तो वही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, आई की वैल्यू 0.5 और टी की वैल्यू हमने क्या रख दी, 600। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू की वैल्यू 300 कूलम, ठीक है। क्या आएगा, 300 कूलम। कूलम क्यों, क्योंकि कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों,
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये किसकी किसकी वैल्यू हमको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान है क्या, पिछली वीडियो में था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम एन से डिनोट करते थे, तो एन की वैल्यू कितनी दी है 10⁻20, ठीक है ना। ईच हैविंग द चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना दिया गया है हमको 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है। ये दिया भी नहीं होता तब भी चलता क्योंकि ये तो हमको पता ही होता है ना। तो ई की वैल्यू और गिवन है हमको, क्या दी है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, क्लियर है बच्चों। इसके बाद और क्या दिया है, पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट बी, ए से चलना शुरू होता है ना। क्या कह रहा है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी, है ना, बी की तरफ चलता है किसी एक ए पॉइंट से, है ना, ठीक है ना, इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में, कितने में, और टाइम की वैल्यू हमको कितनी दे दी 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर, हमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए, किसमें, एम्पियर में, एंड गिव इट्स डायरेक्शन, और इस करंट की डायरेक्शन और देनी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, देख लेना, करते हैं। तो सबसे पहले हम तो वही करेंगे जो हमें गिवन है, वो हमने लिख ही लिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास करंट का, करंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q/I = Q/T, अभी अभी पढ़ा है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो Q की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर N भी आया है, E भी आया है, तो डायरेक्टली हमको चार्ज दिया ही नहीं गया था, है ना। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में Q=NE, जो कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वो वाली Q की वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया NE/T। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना, सारी वैल्यूज हमने पुट की हैं, देखो, तो n की वैल्यू 10⁻20 थी, और इसके बाद जो 1.6 इंटू 10⁻−19 ये हमारे पास e की वैल्यू थी, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो अपॉन में 0.1 किसकी वैल्यू थी, टाइम की वैल्यू, है ना। यहाँ से हमने एक पॉइंट हटाया, यहाँ ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 और 10⁻20 को, तो कितना आएगा 10⁻21, और ये एज इट इज 1.6 इंटू 10⁻−19, जब अब नीचे 1 बचा रहेगा तो नीचे वाले 1 को तो हटा ही दो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1.6 एज इट इज रख देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻20 में से 10⁻19 माइनस होंगे ना, 21 में से -19 होंगे, है ना, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। जब हम 1.6 इंटू 100 करेंगे, ये 10⁻2 का मतलब 100, ठीक है, तो 1.6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 160 एम्पियर। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है ना, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।